दीजिए सर। मैं कम इन सर। कम इन सर। नमस्ते सर। नमस्ते, बैठिए। हाँ जी थैंक यू सर, सर। कैसे हो? सर बढ़िया। रिलैक्स हो? बिल्कुल सर। करें शुरू? बिल्कुल सर। ठीक है। आईडी नंबर क्या है आपका? सर मेरा आईडी नंबर पोल 16 है। ये ओड नंबर है या इवन नंबर है? सर ये ओड नंबर है। ओड और इवन क्या होते हैं? सर सम और विषम होते हैं, जिनसे दो से भाग किया जा सकते हैं वो सम होते हैं, और जो संख्या भाग नहीं होती दो से वो विषम होती है। जैसे 1, 3, 5। थोड़ी लाउड आवाज कर। जैसे सर दो से भाग नहीं होती वो उनको विषम बोला जाता है। जैसे 1, 3, 5, 9 ऐसी संख्याएं होती है वो विषम होती है। ठीक है सर, ठीक है। आपके पॉलिटिकल साइंस के अंदर कई मैथमेटिक्स की भी जरूरत पड़ती है? सर बिल्कुल सर, पॉलिटिकल साइंस में मैथमेटिक्स की आवश्यकता होती है। जैसे सर हम पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट के अंदर रिसर्च करते हैं, तो सर SPS जो सॉफ्टवेयर होता है उसके अंदर हम जो क्वालिटेटिव और जो क्वांटिटेटिव डाटा को हम मिक्स्ड डाटा के रूप में मैनिपुलेट करते हैं, तो उसमें हमें मैथमेटिक्स की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है। आपने रिसर्च का नाम लिया, क्या होती है रिसर्च? सर रिसर्च एक शोध होती है जिसके अंदर जो डाटा हमें पहले से प्रारूप में तैयार है उसे नए सिरे से लागू करने और नई खोज के साथ व्यवस्थित करने का अध्ययन है। एक प्राइमरी डाटा होंगे, एक सेकेंडरी डाटा होंगे, तो ये क्या होते हैं? सर प्राइमरी डाटा और सेकेंडरी डाटा दो प्रकार की अवस्थाएं होती हैं जिनसे हम डाटा कलेक्शन का काम करते हैं रिसर्च में। सर प्राइमरी डाटा वो होता है जिससे सर हम प्रत्यक्ष रूप से डाटा को कलेक्ट करते हैं, जैसे इंटरव्यू के माध्यम से और न्यूज़ मीडिया में जो इंटरव्यू चल रहे हैं उनके माध्यम से, और सर ऑब्जर्वर के रूप में हम उनसे लोगों से पूछते हैं। सेकेंडरी डाटा होता है कि जो किसी सेकेंडरी सोर्स से हमें प्राप्त होता है, जैसे पत्रिकाओं में। ठीक है, जैसे सेंसस होगी अब। जी सर। सेंसस कब होगी अब? सर जो सेंसस हो 2000 डिजिटल सेंसस 2027 में होगी, और जम्मू कश्मीर में इसकी शुरुआत 1 अक्टूबर 2026 से। तो सेंसस से जो डाटा इकट्ठे होंगे वो प्राइमरी होंगे या सेकेंडरी होंगे? सर जो सेंसस से डाटा इकट्ठे होंगे वो सर प्राइमरी डाटा होगा। ठीक है। कितने साल में होती है सेंसस? सर वैसे तो आज़ादी के बाद में प्रत्येक 10 साल में सेंसस कराई जाती है, लेकिन कोरोना पीरियड की वजह से अपने पिछले 2011 के बाद में अब 2027 में 17 सालों के बाद हो रही है। ठीक है, ठीक है सर। ये बताइए, आप हरियाणा के अंदर जो राजनीतिक पार्टियां हैं, जी सर। ठीक है, उसमें कुछ क्षेत्रीय पार्टियां भी हैं। बिल्कुल सर। तो कुछ क्षेत्रीय पार्टियों के बारे में बताइए आप मेरे को हरियाणा की। सर जो माननीय वीरेंद्र सिंह थे, सेकंड CM थे जो हरियाणा के, उनकी पॉलिटिकल पार्टी थी हरियाणा विशाल पार्टी। उसके बाद चौधरी बंसीलाल जी रहे हैं, माननीय चौधरी बंसीलाल जी, उनकी पार्टी थी हरियाणा विकास पार्टी। उसके बाद सर जो भारतीय हरियाणा विकास पार्टी की सरकार बनी थी। जी सर। तो उनके आने के क्या कारण थे और फेलियर के क्या कारण रहे फिर? सर आने के पहले से कौन सा नारा दिया था उन्होंने? सर जिसके कारण से लोगों ने उसको पसंद किया था, शराबबंदी का नारा दिया था उन्होंने। जी सर। जी सर। ठीक है। तो फिर फेल होने के कारण क्या रहे? सर एक तो मैं इसको सर दो भागों में, दो चरणों में देखता हूँ। जब पहला चरण राव वीरेंद्र के बाद 1967 के बाद में जो 1968 में चुनाव हुए हरियाणा के, तो उस समय चौधरी बंसीलाल के हरियाणा विकास पार्टी के उनको माननीय CM बने। तो सर उस समय पे जब हरियाणा की जो गुटबाजी थी, जैसे सर जो क्षेत्रवाद के नाम पे भी इस तरफ को देखा जा रहा था, राव वीरेंद्र सिंह की अपनी पार्टी हरियाणा विशाल पार्टी, तो उसके बीच में सर चौधरी बंसीलाल ने विकास का नारा दिया था कि विकास जो चंडीगढ़ का है वो गाँव के से होकर गुजरता है और हम विकास के रूप में आएंगे। उसलिए उनको हरियाणा का लोक पुरुष के रूप में विकास की उपाधि भी प्राप्त है, हरियाणा का विकास भी किया। दूसरा चरण जब 1996 में हम जब देखते हैं कि जो भारतीय जनता पार्टी थी उसके साथ इनका गठबंधन था, 1996 तक की सरकार में रहे, और उसी से 1996 के दौरान इन्होंने शराबबंदी की। उसके बाद सर जाने के कारण ये रहे कि जो भारतीय जनता पार्टी के साथ इन्होंने अलायंस था, उससे सर भारतीय जो क्षेत्रीय राजनीति उसमें सर राष्ट्रीय दलों के हस्तक्षेप के ऊपर इनके ऊपर आरोप लगे कि जो भारतीय जो अस्मिता है उससे इन्होंने हरियाणा की अस्मिता से इन्होंने समझौता किया। दूसरे कारण से कुछ भ्रष्टाचार के आरोप भी लगे थे, जिनके भारतीय माननीय ओम प्रकाश चौटाला जी ने अपनी सरकार स्थापित करने में इनके ऊपर आरोप लगाए। ठीक है। अभी वर्तमान में हरियाणा में सक्रिय क्षेत्रीय दल कौन कौन से हैं? सर वर्तमान में हरियाणा में क्षेत्रीय सक्रिय दल सर दो हैं। एक तो सर जननायक जनता पार्टी जिसके अध्यक्ष माननीय दुष्यंत चौटाला जी हैं, और सर दूसरी है इंडियन नेशनल लोक दल जिसके अध्यक्ष माननीय अभय चौटाला जी हैं। क्षेत्रीय पार्टियां होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए?
सर बिल्कुल लोकतांत्रिक व्यवस्था के अंदर लोकतंत्र को सुव्यवस्थित करने और जो आर्टिकल 1 है इसमें संघवाद की व्यवस्था की गई है उसको सर स्थापित करने के लिए क्षेत्रीय पार्टियां बिल्कुल होनी चाहिए जो क्षेत्रीय मुद्दों को राष्ट्रीय स्तर पर उठा सके और जो कल्याण और विकास के रूप में भूमिका निभा सके। क्षेत्रीय दल क्यों सफल हो जाते हैं? सर क्षेत्रीय दल इसलिए सफल होते हैं कि भारत सर विविधताओं से भरा देश है। ये ठीक भारत है। की खूबसूरती की विविधताओं में एकता है, लेकिन जो विविधताएं हैं वो जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर, क्षेत्र के आधार पर और सर कुछ सर व्यक्तिगत नेतृत्व भी होता है। जैसे लालू जी का था, नीतीश कुमार का था, तो उसके आधार पर सर ये अपने क्षेत्रीय मुद्दों के आधार पर ये सफल होती है। ठीक है। और कई बार हम ये देखते हैं कि क्षेत्रीय दल विफल भी होते हैं, इसके पीछे क्या कारण होते हैं? सर ज्यादातर तो आरोप ये लगते रहे कि क्षेत्रीय दल जो क्षेत्रीय अस्मिता के नाम पे सरकार में आते हैं या अस्मिता भंग क्या क्षेत्रीय दल वंशवाद को बढ़ावा नहीं देते? आप हरियाणा के अंदर देखिए, सर बिल्कुल बढ़ावा देते हैं। लगभग ओम प्रकाश चौटाला, देवीलाल की अब तीसरी पीढ़ी जी सर, तीसरी सर, पीढ़ी चौथी पीढ़ी। हाँ, चौथी पीढ़ी राजनीति के अंदर है। ठीक है, तो ये वंशवाद को जन्म नहीं देते? बिल्कुल सर, जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं, बहुत सी क्षेत्रीय पार्टी में वंशवाद के आरोप लगे भी हैं और प्रत्यक्ष रूप से देखा भी गया है। यदि मैं हरियाणा की बात करूं तो जैसे आईएनएलडी पार्टी थी, उसी से अलग हुई जेजेपी पार्टी में परिवारवाद के आरोप लगे हैं। दूसरा सर जैसे राष्ट्रीय मुद्दों पर इनकी भूमिका क्या रहती है? सर ज्यादातर राष्ट्रीय मुद्दों से अपने आप को क्षेत्रीय पार्टी अलग ही रखना पसंद करती है, क्योंकि वो क्षेत्रीय मुद्दों के आधार पर ही अपना गठन करती है और उन्हीं मुद्दों के आधार पर अपने आप को समाहित करती है। क्योंकि ये माना गया है कि जैसे मैं उत्तर प्रदेश का एग्जाम्पल लूँ तो नीतीश कुमार की जो समाजवादी पार्टी है, लालू की आरजेडी है, तो सर उन्होंने क्षेत्रीय मुद्दों के आधार पर जो यादव समाज और इनको इकट्ठा करने में जो YM का नारा दिया था, मुस्लिम और यादव का, तो उसी आधार पर इन्होंने सर राष्ट्रीय से मुद्दों से समझौता करती है और क्षेत्रीय मुद्दों को आगे बढ़ाती है। न्यूज़पेपर पढ़ते हो? जी सर। तो न्यूज़ बताइए, आज की कोई भी बता दीजिए, कल की बता दीजिए, बताइए कोई भी न्यूज़, नेशनल इंटरनेशनल पर। सर कल की एक न्यूज़ ये है कि जो ग्रीनलैंड का मुद्दा है अभी जो हाईलाइट में है, उससे संबंधित सर जो नाटो कंट्री स्वीडन, डेनमार्क, तो उन्होंने सर ग्रीनलैंड में अपनी सेनाएं नियुक्त की हैं। नाटो की क्या फुल फॉर्म है? सर नेशनल अलायंस ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन जो 1949 में स्टैब्लिश हुआ। ठीक है, ठीक है। अब ये बताइए, जैसे आज न्यूज़पेपर पढ़ रहा था तो उसमें कहा था कि आने वाले कुछ सालों के अंदर भारत स्टार्टअप में काफी आगे चला जाएगा। ये स्टार्टअप होता है क्या? स्टार्टअप्स और जो MSMEs होती हैं, जो लघु और जो मध्यम उद्योग होते हैं, उन्हें स्थापित करने में जैसे मेक इन इंडिया, आत्मनिर्भर भारत की जो भूमिका है, तो 2014 में माननीय नरेंद्र मोदी जी ने इनकी शुरुआत की। तो सर जो लघु उद्योग है, जो स्टार्टअप है, जैसे जैसे टेक्नोलॉजी के बेस के ऊपर भी, ऊर्जा के क्षेत्र में, तो सर उनमें भारत धीरे धीरे जो भारत की युवा शक्ति है, युवाओं की, तो सर वो इसमें भूमिका निभा रही है और भारत इसमें अच्छी तरीके से अभी फास्ट ग्रो कर रहा है। भारत की वर्तमान राजनीतिक स्थिति क्या है? सर भारत की वर्तमान राजनीतिक स्थिति ये है, इसके सकारात्मक पहलू बताइए और इसके लिए चुनौतियां भी बताइए। सर वर्तमान में भारत की जो राजनीतिक अवस्था है, उसमें सर सांस्कृतिक राष्ट्रवाद मुख्य है अभी, जिसमें लोगों ने अपने मूल्यों के परंपराओं से और जोड़ा है। और सर दूसरा ये है कि जो वर्तमान में जो भारतीय जनता पार्टी है, वो सर लंबे एक दशक से सत्ता में है और सर इसके चुनौतियां ये है कि सर भारत विविधताओं से भरा देश है, उसको एक सांस्कृतिक राष्ट्रवाद को इकट्ठा करना एक देश के लिए भी चुनौती है। दूसरा सर उसके सुरक्षा के इशूज के मामले में भी कुछ क्षेत्रीय पार्टियों ने उनके ऊपर आरोप लगाए हैं कि जैसे चीन में हमें तवांग क्षेत्र में चाइना को हमने जगह दी, तो सर वो अभी वर्तमान में भारतीय राजनीति के लिए एक सुरक्षा के मामले में चुनौती है। कई बार यहाँ पर अल्पसंख्यक होते हैं जो उनके मुद्दे भी बड़े सामने आते हैं कि उनके अधिकारों का हनन हो रहा है। ठीक है, हम ये देखते हैं कई बार अपने न्यूज़ में भी कुछ दूसरी अपोजिट पार्टियां भी कहते हैं, इसको आप किस तरह से देखते हो? सर बिल्कुल, भारतीय संविधान में अल्पसंख्यकों के बारे में अनुच्छेद जोड़े गए हैं और सर आर्टिकल 338, 338A, 338B में भी इस मामले में बताया गया है। और सर वर्तमान स्थिति की बात करें तो सर अल्पसंख्यक से जुड़े हुए प्रावधान तो हैं, संवैधानिक प्रावधान भी है और लीगल प्रावधान भी है, चाहे वो राजनीति में हो, चाहे वो रिजर्वेशन से लेके हो। लेकिन सर ये एक बड़ा चिंता का विषय है कि अल्पसंख्यकों के आधार के ऊपर भी मतलब चुनौतियां देखी गई हैं, तो उनके ये आरोप भी रहे हैं कि हमारी भूमिका कमियां ज़्यादा है। लेकिन अभी वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी ने यदि हरियाणा की बात करें तो SC/DSC का जो वर्गीकरण किया है, उससे अल्पसंख्यकों को मुख्य धारा में लाने और सामाजिक न्याय को DSC जी सर और OSC। जी सर। तो DSC कौन है इसमें?
सर जैसे डिफरेंट सोशल कास्ट है और एससी शेड्यूल कास्ट है, इन्हें सर जो भारत हरियाणा में अभी जो पहला हरियाणा राज्य बना है, जो इनका सब क्लासिफिकेशन किया गया है। होना चाहिए या नहीं होना चाहिए ऐसे? सर बिल्कुल सामाजिक न्याय व्यवस्था के लिए होना चाहिए। ये सर एक भारतीय जनता पार्टी की अच्छी पहल है सरकार की, माननीय नायब सिंह सैनी जी ने इसको प्रावधान को लागू किया है। इससे सर तो क्या इस तरह से जो ओबीसी है, जी सर, ठीक है, उनके अंदर भी इस तरह से कैटेगराइजेशन किया गया है? ये बिल्कुल सर ओबीसी के अंदर सर बीसीए बीसीबी में किया गया है। हरियाणा में 36 जातियां हैं। हरियाणा के अंदर जो रिजर्वेशन है, जी सर, तो वो किस किस कैटेगरी की है? सर हरियाणा में 3 कैटेगरी पर रिजर्वेशन है और सर उनमें उनके अंदर सब क्लासिफिकेशन है। कैटेगरी की बात करें तो ईडब्ल्यूएस है, ओबीसी है और ठीक है। ईडब्ल्यूएस की अभी हरियाणा सरकार ने आय सीमा बढ़ाई है, तो 2-3 दिन पहले न्यूज थी, शायद कल या परसों ही थी, उसके बारे में पता है? पहले 6 लाख होती थी, सर अभी 8 लाख की गई है बात। ठीक है, चलो ठीक है सर। ये बताइए, भारत के जो पड़ोसी हमारे देश हैं उनके साथ संबंध किस तरह के हैं? सर वर्तमान में जो वैश्विक स्तर के ऊपर जो चीजें चुनौतियां बढ़ रही हैं, तो उनमें सर जो चुनौती की स्थिति तो बनी हुई है सभी के लिए, लेकिन भारत ने अपनी स्थिति औरों के मुकाबले में बेहतर की है। भारत ठीक के है। नेपाल और भूटान के साथ में भी अपने संबंध बढ़िया है और चीन के संबंध में जो डोकलाम और विवाद था गलवान घाटी, उसके बाद हमने अभी जो चीन के विदेश मंत्री भारत की यात्रा की, सर धीरे धीरे अफगानिस्तान के भी हमने कल की वर्तमान घटना में जो कल की घटना, उसमें सर पाकिस्तान अफगानिस्तान के जो राजदूत है उन्होंने हमने यहाँ पे राजदूत उसका खोलने, भारत के अपना जो तकनीकी राजदूत था उसको सर वहाँ राजदूत खोलने में भारत के अफगानिस्तान के अच्छे संबंध बढ़ रहे हैं। एक लिबर्टी की बात करें हम, जी तो सर, एक तो पॉजिटिव लिबर्टी होती है जी सर। और एक नेगेटिव, तो क्या डिफरेंस है इनमें? सर नेगेटिव लिबर्टी का अर्थ ये है जो व्यक्तिगत स्वतंत्रता, राज्य का न्यूनतम हस्तक्षेप और अधिकारों से संबंधित है, जो व्यक्ति को बढ़ावा देती है और राज्य को न्यूनतम करती है। जब हम पॉजिटिव लिबर्टी की बात करें, सर वो स्वतंत्रता की बात तो करती है, लेकिन समानता और सामाजिक न्याय को अपने प्राथमिक रूप से रखती है, और जो राज्य का हस्तक्षेप स्टेट को आगे कौन लेके जाएगी, पॉजिटिव या नेगेटिव? सर पॉजिटिव लिबर्टी संभव है। और इक्विलिटी से क्या समझते हो आप? सर इक्विलिटी का अर्थ है समानता। समानता का मतलब ही 2-3 किस तरह की समानता? सर जैसे सामाजिक समानता, आर्थिक समानता, राजनीतिक समानता। यदि भारत सामाजिक समानता के बारे में थोड़ा एक्सप्लेन कीजिए हम आप। सर अब सामाजिक कल जैसे हरियाणा के अंदर हमें गांव की न्यूज पढ़ने लग रहे थे, जैसे उसमें शमशान घाट में भी बोर्ड लगा रहा है ये एससी वर्ग के लिए है, ये जनरल वर्ग के लिए, ठीक है? तो बताइए आप मेरे को थोड़ा एक बार। सर समानता के बारे में बताना है, जो आपने एग्जांपल दिया इसको आगे बढ़ाना है। इसको बताइए, इसको क्या ये ठीक है? सर ये जैसे हम ये देखते हैं कि जो पुरानी व्यवस्थाएं रही हैं उसमें यदि किसी समाज को प्रताड़ित किया गया है जाति के नाम पर, तो सर उन चीजों को एक साथ और एक समय पे तो सेटल नहीं किया जाएगा, लेकिन धीरे धीरे जैसे शिक्षण संस्थानों में उनका आरक्षण है, अपने जैसे बात की कि नहीं, ये बताइए शमशान घाट आप के अंदर- इसको किस तरह से देखते हो कि शमशान घाट है तो वो तो समुदाय सर, मेरा के ये सभी मान- के लिए, सर, ये मेरा वहां पे मानना भी है अगर ये लगा दिया जाता है ये एससी के लिए होगा, ये बीसी के लिए या जनरल के लिए, ये ठीक रहेगा? नहीं सर, भारत एक है, भारत के लोग एक हैं, तो मुझे लगता है कि सबको एक ही साथ, एक ही दिशा में और एक ही कदम से बढ़ना चाहिए। इस तरीके का जो वर्गीकरण है चीजों का, मुझे लगता है कि ये मानसिकता कैसे चेंज होगी? सर इसके पीछे के 2-3 कारण हैं। तो सर जो सामाजिक उद्धार के लिए हमें सामाजिक शिक्षण प्रणाली में बदलाव की संभावना है, हमें शिक्षा के माध्यम से लोगों को जागरूक करना होगा। दूसरे कुछ सर नियमों का भी हमें पालन करना पड़ सकता है, जैसे मतलब कि समाज के अंदर जो लोग हैं उन्हें सर हमें अलग अलग चीज़ों से समझाना होगा। जैसे सर हमारे हरियाणा में सांग परंपरा बड़ी प्रचलित रही है, उसके माध्यम से हमें क्षेत्रों में जाके और सांग के माध्यम से, नाटकों के माध्यम से, मंचों के माध्यम से हमें ये बताना होगा कि आपको इन व्यवस्थाओं को। राइट्स क्या होते हैं? सर अधिकार वो व्यवस्था है जिसमें हम अपने स्वतंत्रता, समानता और एक राज्य के रूप में अपने आप को एक न्यूट्रल पाते हैं, जैसे राजनीतिक अधिकार, आर्थिक अधिकार, सामाजिक अधिकार। भारत के संविधान के भाग नंबर एक होते हैं नेचुरल राइट्स, नेचुरल राइट्स। एक होते हैं लीगल राइट्स, जी सर। तो ये क्या होते हैं? सर नेचुरल राइट्स वो हैं जो हमें प्रकृति से मिले हैं, जिन्हें हम बदल नहीं सकते। लीगल राइट्स वो हैं जो हमें कृत्रिम रूप से हमारे द्वारा बनाए गए हैं। नेचुरल राइट्स एग्जाम्पल दीजिए भारत के अंदर कुछ जो लीगल राइट्स हैं उनके बारे में बताइए आप मेरे को। सर लीगल राइट्स आर्टिकल 14 में है समानता का अधिकार, ठीक है। जो विधि के समक्ष समानता है। उसके अलावा सर आर्टिकल 17 में है अस्पृश्यता का अधिकार। उसके अलावा सर आर्टिकल 18 में है उपाधियों का अंत का अधिकार।
ठीक है। डेमोक्रेसी की कुछ सीमाएं बताइए, लिमिटेशन क्या है? जी सर, डेमोक्रेसी के लिए सीमाएं सर, पहली सीमा तो ये है कि राष्ट्र की एकता और अखंडता के मुकाबले में जो लोकतंत्र है, तो सर उसको थोड़ा सीमित किया गया है कि लोकतांत्रिक जो फ्रीडम है उसके माध्यम से आप देश की एकता और अखंडता के खिलाफ आवाज नहीं उठा सकते। दूसरा सर, डेमोक्रेसी के अंदर सर कुछ जैसे प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली, अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली, इसमें सिर्फ कुछ नियमबद्ध है लागू की गई है। भारत के अंदर जो सिटीजनशिप है वो किस तरह की है? सर भारत में सिटीजनशिप 3-4 प्रकार से है। एक तो जन्म के आधार पर हम्म। जो सिटीजनशिप नहीं, एकल नागरिकता है या दोहरी नागरिकता है? सर, एकल नागरिकता भारत की सुविधा। तो ये एकल नागरिकता, दोहरी नागरिकता, ये क्या होता है, इसके बारे में बताइए। सर, एकल नागरिकता भारतीय संविधान में है और दोहरी नागरिकता अमेरिका के संविधान में है। दोनों में अंतर ये है कि जो एकल नागरिकता है वो केवल भारतीय नागरिकता के रूप में एक नागरिक होगा, जबकि दोहरी नागरिकता में राज्य की और जो संघ है उसके अलग अलग नागरिकता होंगी, जैसे अमेरिका के अंदर है। ठीक है। आप ये बताइए, आपकी क्लास का कोई छात्र है, जी सर, वो आपकी जानकारी को चुनौती देता है। जानकारी को चुनौती देने का मतलब, आपने क्लास के अंदर जो चीज पढ़ाई वो ये कहता है कि सर ये आप ठीक नहीं पढ़ा रहे, तो ऐसी सिचुएशन में आप क्या करोगे? सर बिल्कुल, जो उन्होंने बात की है मैं उसकी बात का स्वागत करूंगा, क्योंकि ये उसको रोकना एक नकारात्मक पॉइंट होगा। पहले तो सर मैं अपने सोर्स के बारे में पता करूंगा कि मेरे जो दोबारा सोर्स पढ़ाए गए हैं क्या वो सही है। फिर भी यदि मुझे लगता है कि मेरे सोर्स में कुछ संभावना है तो मैं बदलूंगा, और फिर उसके बाद में मैं उस लड़के से पूछूंगा कि आपने ये कहाँ से पढ़ा है, और फिर उनसे पूछ के जो एग्जैक्ट आता होगा, चाहे मेरे में संशोधन मुझे करना पड़े, चाहे उसकी बात मेरी सही हो, उसको फिर सर मैं प्रमाणित करूंगा। और ठीक है। आप ये बताइए, जैसे हरियाणा के कुछ पड़ोसी राज्य हैं, जी सर, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, यहाँ पे किस किस पार्टी की सरकार है? सर सबसे पहले तो सर पंजाब के लिए तो आम आदमी पार्टी की सरकार है, माननीय भगवंत मान यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। राजस्थान फाउंडर कौन थे आम आदमी पार्टी के? सर माननीय अरविंद केजरीवाल जी 2013 में इसको स्टैब्लिश किया गया, 1 अप्रैल 2013 में। और सर अभी राजस्थान की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी के माननीय भजनलाल शर्मा जी यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। उसके अलावा सर जो उत्तर प्रदेश की बात करें तो माननीय योगी आदित्यनाथ जी यहाँ के सीएम हैं। दिल्ली की बात करें तो श्रीमती रेखा गुप्ता जी यहाँ की सीएम है। रेखा गुप्ता जी का हरियाणा से कुछ संबंध है? जी सर, रेखा गुप्ता जी हरियाणा के जींद जिले से बिलोंग करती है। तो सर ये हरियाणा से ही है। दिल्ली में क्या पहले भी कोई फीमेल चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं? सर दिल्ली में सर 3 महिलाएं सीएम रही हैं। पहली महिला 1996 के अंदर माननीय स्वर्गीय सुषमा स्वराज जी रही। उनका संबंध हरियाणा से कुछ? बिल्कुल सर, सर माननीय जो स्वर्गीय सुषमा स्वराज जी थी उसका सर अम्बाला से संबंध था। 1987 में, सॉरी सर 1989 में जब हरियाणा विधानसभा के इलेक्शन हुए, चौधरी देवीलाल जी यहाँ के मुख्यमंत्री बने, तो उस समय वो हरियाणा की पहली युवा महिला एजुकेशन मिनिस्टर बने थे। हाँ सर, की पहली एमएलए, सबसे छोटी उम्र में उनके पास गौरव प्राप्त है, और वो INLD पार्टी से पहली विधायक बनी थी।